दोस्तों, मेरा नाम मोहित है। ये उन दिनों की बात है जब मम्मी हर दूसरे तीसरे दिन किसी रिश्ते की बात छेड़ दिया करती थीं और मैं हमेशा की तरह खामोश रहता था। बहनें नए नाम और परिवार ले आती थीं, फोटो लाती और वापस चली जाती थीं। कभी एक कप चाय के साथ, तो कभी किसी की तारीफ होती, तो कभी किसी लम्हे, उनकी नाक या उनके चेहरे की बनावट पर ऐतराज किया जाता। मेरे लिए ये सब कुछ एक जैसा हो चुका था। एक दिन मैं ऑफिस से वापस आ रहा था कि पापा की कॉल आई। वो मामूली तौर पर ज़रूरत के मुताबिक ही मुझे फ़ोन किया करते थे, इसलिए नंबर देखकर ही दिल में अनजाना सा बोझ उतर आता था। उन्होंने फ़ोन रिसीव करते हुए कहा कि बेटा, ऋतिक अंकल की मौत हो गई है। उनकी आवाज़ में वो खालीपन था जो सिर्फ किसी अपने के जाने के बाद होता है। मैंने चौंक कर पूछा, कौन ऋतिक अंकल? हालांकि नाम सुनते ही मैं जान चुका था कि मेरे पापा के गांव वाले बचपन के मित्र। बचपन से ही मेरे पापा की ऋतिक अंकल के साथ बहुत अच्छा मेलजोल रहा था। वो दोनों साथ पल्ले बढ़े थे। अपनी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा उन दोनों ने एक साथ ही गुजारा था। ऋतिक अंकल जो मेरे पापा के गांव में रहते थे, उनकी पत्नी थी रश्मिका आंटी और उनकी एक बेटी थी सोनम। पापा ने फोन पर कहा कि बेटा, हमें उनके अंतिम संस्कार में जाना होगा। तुम्हारी मम्मी और रश्मिका भाभी के संबंध गलत होने की वजह से मैं उन लोगों से दूर तो हो ही गया हूं, लेकिन अपने दोस्त को अंतिम समय में जरूर देखना चाहता हूं। मैंने कहा कि ठीक है पापा, आप खुद को तसल्ली दीजिए, मैं जानता हूं कि आपके दिल पर क्या बीत रही होगी। पापा ने कहा कि बेटा, मैं जा रहा हूं, तुम साथ चलोगे? मैंने जवाब दिया कि जी पापा। जैसे ही ऑफिस से घर आया तो इस बारे में मैंने मम्मी को बताया तो उनके माथे पर बल पड़ गए। उन्होंने कहा कि तुम गांव जाकर क्या करोगे? मैंने कहा, मम्मी, ऋतिक अंकल पापा के बहुत पक्के दोस्त थे। पापा तो फैक्ट्री से ही गांव के लिए निकल गए और उन्होंने मुझे भी साथ चलने के लिए कहा था, लेकिन मैं अब जाऊंगा। मम्मी कहने लगी कि कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें वहां जाने की। तुम्हारे पापा के दोस्त थे, तुम्हारे नहीं, और तुम्हें पता है कि सारी जिंदगी उसकी माँ ने मुझे कितना बेइज्जत किया है। अरे, अगर वो शहर की रहने वाली थी तो गांव में आकर अपने मायके वालों की हमेशा तारीफें करती रहती थी। ऋतिक भाई साहब का काम अच्छा था, तुम्हारे पिता का कारोबार अच्छा नहीं था, तो इस बात पर वो हमें हमेशा नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ती थी। मेरी तो उस औरत से कभी बनी ही नहीं, और तुम चाहते हो कि हम सब लोग उसके अंतिम संस्कार में चले जाएं। मुझे तो उससे नफरत है। ऋतिक भाई साहब से तो एक बार को हमदर्दी है भी, लेकिन उनकी पत्नी से बिल्कुल भी नहीं है। मेरी बेटियां वहां नहीं जाएंगी और ना ही मैं। मैंने कहा, मम्मी, आपको नहीं जाना, आप मत जाइए, मुझे तो जाने दीजिए। मेरा जाना बहुत जरूरी है और मुझसे पापा ने कहा है। आपका और बहनों का भले ही ऋतिक अंकल और उनकी फैमिली से कोई कांटेक्ट ना रहा हो, लेकिन ऋतिक अंकल हमेशा मुझसे मेरे काम के बारे में पूछते रहते थे, मेरे हाल चाल लेते रहते थे, आप लोगों को याद करते थे। रश्मिका आंटी ने जो किया उन्होंने घमंड में आकर किया, लेकिन अब वह काफी आगे बीत चुका है। ये बात कई सालों पुरानी थी। आपकी उनसे दुश्मनी है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उनके क्रियाकर्म में भी ना जाएं। बस मैंने कह दिया, मैं वहां नहीं जाऊंगी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने तुम्हारे पापा से तो उनका दिल रखने के लिए कह दिया था कि मैं मोहित के साथ आ जाऊंगी, लेकिन मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। वहां जाऊंगी तो उस औरत का चेहरा देखना पड़ेगा और मुझे उससे सख्त नफरत है। मैं तो कहती हूं कि तुम भी मत जाओ। मैंने कहा, नहीं मम्मी, आप लोगों को नहीं जाना, मत जाइए, मगर मेरा जाना बहुत जरूरी है। मम्मी ने कहा कि ठीक है, मैं इसके आगे कुछ नहीं कह सकती। जाओ, शौक से जाओ। मैंने खामोशी से अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया था। शहर से गांव का सफर आज भी लंबा लगता है। सड़कें बेहतर हो गई थीं, मगर रास्ते में आने वाली खामोशी अभी भी वैसी की वैसी ही थी। ये फैसला गलत था। मैंने ये शब्द पहली बार नहीं सुने थे, बल्कि ये हर बार मेरे कानों में गूंजते रहते थे। जब बचपन में हम सब लोग एक साथ बड़ी सी हवेली में रहते थे, मेरे चाचा, ताऊ, उनके परिवार और मेरे दादाजी। हमारी हवेली में कोई भी फंक्शन होता था तो हम लोग ऋतिक अंकल की फैमिली को जरूर बुलाया करते थे, और ऋतिक अंकल के घर भी जो कुछ होता वो हमें भी जरूर इनवाइट किया करते थे। ऋतिक अंकल की पत्नी रश्मिका आंटी शहर की रहने वाली थी। अब दोस्त दोस्त एक दूसरे के घर आते जाते रहते थे, तो दोस्तों की पत्नी का भी आपस में आमना सामना होता था। मेरी मम्मी तो गांव की ही पली बड़ी थी।
और रश्मिका आंटी शहर की। मेरे पापा का खानदानी सरसों के तेल का काम था, लेकिन ऋतिक अंकल का कारोबार शहर से जुड़ा हुआ था। उनके ससुर ने उनको कारोबार करवा दिया था। रश्मिका आंटी भले ही गांव में रहती थीं, लेकिन उन्होंने अपने घर को शहर के घरों के जैसा बना लिया था। वो हमेशा मेरी मम्मी को नीचा दिखाया करती थी और उनसे कहती थी कि तुम लोग गांव के रहने वाले हो, तुम्हारी सोच हमारी सोच जैसी बिल्कुल भी नहीं हो सकती। मम्मी उनकी इन बातों पर बहुत शर्मिंदा हुआ करती थीं। कई बार वह हमारे घर आई थी तो उन्होंने मेरी मम्मी के हाथों से बने हुए खाने में भी बहुत सारी कमियां निकाली थीं और मम्मी को ये बात बहुत बुरी लगती थी। हालांकि ऋतिक अंकल उनको इस बात पर समझाया करते थे कि किसी को नीचा नहीं दिखाया करो। वक्त गुजरता गया, फिर ऐसा समय आया। मुझे पढ़ने लिखने का बहुत शौक था और मेरे पापा भी मेरी और मेरी बहनों की पढ़ाई के लिए बहुत सीरियस। इसीलिए उन्होंने फैसला किया कि वो हवेली से हिस्सा लेकर वहां से सारे ताल्लुक खत्म करके शहर रहने के लिए आ जाएंगे, ताकि शहर जाने के बाद बच्चों की शिक्षा बेहतर हो सके। मेरी मम्मी भी कुछ ऐसा ही चाहती थी कि हम लोग भी शहर में रहे और शहर जैसे बन जाएं, ताकि रश्मिका आंटी को दिखा सके कि हम भी शहर वालों जैसे बन सकते हैं। और एक वक्त ऐसा है जब मेरी मम्मी रश्मिका आंटी को नीचा दिखा सके। हमारे सारे रिश्तेदार कहते थे कि तुम गांव छोड़कर शहर जा रहे हो, अपने बच्चों को उजाड़ दोगे। मगर मम्मी पापा ने किसी की नहीं सुनी। उस समय मेरी उम्र 13 साल थी। जब हम गांव में रहते थे तो पापा को पिताजी और मम्मी को माँ कहते थे, लेकिन जब शहर आए तो मम्मी ने कहा कि मुझे मम्मी और अपने पिताजी को पापा कहा करो, गांव वाली सारी बातें छोड़ दो। मेरे दादाजी और ऋतिक अंकल ने मेरे पापा को बहुत समझाया था कि शहर मत जाओ। ऋतिक अंकल मेरे पापा को समझाया करते थे तो मेरे पापा को बहुत बुरा लगता था और इसी बात पर उनका झगड़ा ऋतिक अंकल से हो गया था, क्योंकि मेरी मम्मी ने पापा को बुरी तरह से भड़का दिया था और उनको यही समझाया था कि हम लोग शहर जाना चाहते हैं। ऋतिक भाई साहब, हम इसीलिए रोक रहे हैं ताकि आप भी शहर जाकर कामयाब ना हो जाओ। तभी पापा के दिल में यह बात आ गई थी। बरसों पुरानी दोस्ती जिसमें कभी कोई दरार नहीं पड़ी थी, अब मेरी मम्मी के भड़काने से उसमें दरार आ गई थी। कुछ ऋतिक अंकल को भी उनकी पत्नी रश्मिका आंटी ने बहुत भड़काया करती थीं। दोनों की पत्नियां चाहती ही रही थीं कि दोनों के परिवार में मेल मोहब्बत न रहे, बस फिर दरार पड़ती गई। हम शहर आ गए और पापा और ऋतिक अंकल की दोस्ती में काफी फर्क आ गया था। पापा गांव पलटकर कभी नहीं गए और ऋतिक अंकल ने वापस पलटकर पापा के हालचाल नहीं पूछे। हाँ, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था, ऋतिक अंकल मुझसे पापा के हालचाल लेते रहते थे। अब जब ऋतिक अंकल की मौत की खबर आई थी तो सबसे ज्यादा फिक्र और तकलीफ मेरे पापा को ही हुई थी, क्योंकि वो उनके बहुत पक्के दोस्त थे और आज भी उनके दिल में अपनी दोस्ती को तोड़ने का असर दिखाई देता था। हम 3 बहन भाई थे। मुझसे छोटी मेरी 2 बहनें थीं, मेघा और रुचि। मेरे पापा पढ़े लिखे तो थे ही, शहर आकर उन्हें एक अच्छी नौकरी मिल गई थी। ये शहर हमारे लिए अजनबी था। वो छोटा सा किराए का मकान जिसके छोटे कमरे में बड़े सपने पलने लगे थे। वक्त गुजरता गया, हम पढ़ने गए, गांव के सारे रिश्तेदार और फंक्शन सब कुछ पीछे रह गए। कभी कभी रिश्तेदारों की शिकायत मिलती थी कि शहर वाले हो गए हों, तुम लोगों में घमंड आ गया। मेरी बहनों ने यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिए थे। मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट कर ली थी। मेरी डिग्री का दिन भी आ गया था। जिस दिन मुझे डिग्री मिली थी उस दिन पापा ने ये सारे रिश्तेदारों को मेरी फ़ोटो साइन कर दी थी। कुछ समय बाद ही मुझे कंपनी से नौकरी की ऑफ़र मिली। वो लम्हा ऐसा था जैसे बरसों की भूख मिट गई हो। मेरी दोनों बहनें खुशी से रो रही थीं। शहर में रहने के साथ साथ जैसे जैसे हमारे हालात बदले, मेरी मम्मी और बहनों में भी घमंड आ गया था। वही घमंड जिसका वो कई सालों से इंतज़ार कर रही थी। मैं अपने माता पिता की पहली संतान था। अभी मेरी शादी होनी बाकी थी, मगर मम्मी और बहनें जैसे बरसों से तैयार बैठी थीं। हर दूसरे दिन कोई नया रिश्ता, कोई नया प्रपोजल, लेकिन हर बार कोई न कोई कमी निकाल आती थी। लड़की छोटी है, डिग्री है, मगर समझदार नहीं, हमारे बेटे के काबिल नहीं है। मैं खामोश रहता था। मुझसे कोई नहीं पूछता था कि तुम्हें कैसी लड़की से शादी करनी है। इस समय मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ज़िंदगी का वो रिश्ता जिसे मैं खुद से भी छुपा रहा था वो मेरे करीब है और किस्मत मुझे आज इस रिश्ते के करीब ले जा रही है। आज गांव जाते समय दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी।
पापा ज्यादा बोल नहीं रहे थे, बस एक दो बात कही थी। मैंने कभी उन्हें इतना खाली नहीं देखा था। शायद ऋतिक अंकल के जाने से उन्हें बेहद अफसोस था। वही दोस्त जो हमेशा भाइयों से बढ़कर हुआ करता था, जो वक्त से पहले चला गया था, और फिर जाने से पहले दोनों दोस्तों के बीच दोबारा से कोई बातचीत भी नहीं हुई थी। ऋतिक अंकल का अंतिम संस्कार हो गया तो सब लोग उनकी बेटी और उनकी पत्नी पर अफसोस करने लगे कि ऋतिक के बिना इन माँ बेटी का क्या होगा। फिर गांव के सरपंच जी और हमारे कुछ रिश्तेदार पापा को एक तरफ ले गए थे। न जाने उन लोगों में आपस में क्या बातें हो रही थीं। कुछ लोग मेरी तरफ देख रहे थे। हमें वहां रहते हुए 2-3 दिन गुजर गए थे। हमारे खाने का और रहने का बंदोबस्त हमारी अपनी हवेली में था, जिसमें मेरा बचपन गुजरा था। फिर चौथा दिन आया तो मैं और पापा घर जाने की तैयारी कर रहे थे। जाने से पहले पापा ने कहा कि बेटा, मैं तुमसे एक बात करना चाहता हूँ। मैंने पापा की तरफ ध्यान से देखा और कहा कि जी पापा। उन्होंने कहा कि बेटा, अपने पिता की इज्जत रख सकते हो। मैं उनकी बात को समझा नहीं। फिर उन्होंने वही बात दोहराई जिसे सुनकर मैं हैरान रह गया था। उनकी नज़र मुझ पर थी। पापा ने कहा कि बेटा, गांव के सारे लोग मेरी और ऋतिक की दोस्ती को अच्छे से जानते हैं। शहर जाने की वजह से मैं खुद ही अपने दोस्त से दूर हो गया था, मगर उसके मरने से मुझे बेहद अफसोस है। मैं उसके लिए आखिरी समय में कुछ भी नहीं कर सका। अब कुछ ऐसा करना चाहता हूँ कि उसकी आत्मा को शांति मिले और हम दोनों की दोस्ती भी बरकरार रहे। मैंने पापा को ध्यान से देखा। उन्होंने कहा कि बेटा, अब मेरा दोस्त तो चला गया, वो सबसे ज्यादा प्यार अपनी बेटी से किया करता था। उसकी आखिरी या मन्नत तो उसकी बेटी अकेली रह गई। तुम्हारे सारे चाचा जी और ताऊ जी, यहाँ तक कि गांव के सारे लोगों का यही कहना है कि मुझे अपने दोस्त के साथ अपनी दोस्ती को दोबारा से पक्का कर लेना चाहिए और उसकी बेटी की शादी तुम्हारे साथ करवा देनी चाहिए। मैं भी ऐसा ही कुछ चाहता हूँ बेटा। मैं अपने दोस्त के लिए, उसकी आत्मा की शांति के लिए ये सब करना चाह रहा हूँ। ये मेरे पास एक मौका है जहाँ फिर से मेरी दोस्ती जुड़ सकती है। पापा की बातें सुनकर मैं थोड़ा हैरान रह गया था। गांव की दबी दबी सी लड़की, जिसे मैं बहुत मुश्किल से जानता था, जिसके बोलने से ज्यादा उसकी खामोशी मुझे याद थी। ऋतिक अंकल की इकलौती बेटी अवनी मुझसे उम्र में छोटी थी और मेरी बहन की उम्र की थी। मेरी मर्जी क्या थी, ये सब कुछ एक सवाल का निशान बन गया था। मैं बहुत कुछ कहना चाहता था पर कुछ नहीं कह सका, न पापा के सामने न गांव के लोगों के सामने। बस मैं खामोश रहा। शादी का फैसला हो गया था। कोई फंक्शन, कोई सजावट, कुछ नहीं था। न बधाइयां दी जा रही थीं। सिर्फ गांव के ही मंदिर में जाकर सिंपल सी शादी कर दी गई थी। मैं उसकी मांग में सिंदूर और उसके गले में मंगलसूत्र पहना चुका था। रश्मिका आंटी ये सब देखकर बहुत खुश हुई थी। उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया था और कहा था कि बेटा, तुमने मेरी बहुत बड़ी मुश्किल हल कर दी है। मैं अपनी बेटी के लिए एक पढ़े लिखे लड़के की ही कोशिश करती थी। वो मेरे पापा के आगे भी हाथ जोड़कर उनकी बहुत बहुत आभारी हो रही थी। रश्मिका आंटी ने कहा था कि मैं अपने मायके वालों के पास चली जाऊंगी, मगर मेरे लिए मेरी बेटी को विदा करना सबसे अहम और ज़रूरी काम था। मेरा बहुत बड़ा बोझ हल्का हो गया। अब मैं आराम से अपनी जिंदगी गुजार सकूंगी। मैं सबकी बातें खामोशी से सुनता रहा। ना आंखों में चमक, ना चेहरे पर रंग, ना कोई सवाल, ना कोई खुशी। वापसी की तैयारी फिर से शुरू हुई। पापा ने कहा कि अवनी को साथ लेकर चलना है। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मेरी शादी के बारे में मेरी मम्मी और बहनों को नहीं पता था, क्योंकि ये काम गांव वालों और मेरे पापा ने मिलकर किया था। गाड़ी में बैठते समय अवनी को पिछली सीट पर बैठा दिया गया था। मैंने उसे एक बार भी नहीं देखा था। मेरे चेहरे पर सीरियसनेस नहीं थी, बल्कि एक बोझ था। गाड़ी शहर की तरफ रवाना हुई तो मेरे दिल में एक सवाल गूंजने लगा, क्या मेरी जिंदगी के फैसले हमेशा मेरे बिना होंगे? इस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं था और सफर अभी शुरू हुआ था। गाड़ी शहर की तरफ रवाना हो गई थी। पिछली सीट पर अपनी खामोशी से बैठी हुई थी, बिल्कुल इसी तरह जैसे शादी के वक्त बैठी थी, बिल्कुल खामोश। मैंने गाड़ी का शीशा नीचे किया और बाहर देखने लगा। शहर पहुंचे तो सूरज ढल रहा था। पापा ने दरवाजा खोला तो मम्मी ने पहले उनकी तरफ देखा, फिर मेरी तरफ, और जैसे ही उनकी नज़र अवनी की तरफ गई तो उनके चेहरे का रंग उड़ गया था। अवनी के गले में वरमाला थी जो उसने अभी भी पहनी हुई थी, और मैं वरमाला उतार चुका था। मम्मी ने चौंक कर कहा, ये कौन है? पापा ने कहा,
ये हमारी बहू है, ऋतिक की बेटी अवनी। ये सुनकर तो जैसे सन्नाटा छा गया था। रुचि किचन से निकलकर आई और मेघा ऊपर से भागती हुई आई। मेघा ने कहा कि ये कैसा मजाक है। उसकी आवाज़ बहुत तेज थी। मेघा ने गुस्से से कहा कि मम्मी, आपको इस बारे में पता था? मम्मी ने खुद को संभालना फिर पापा की तरफ मुड़कर कहने लगी, ये फैसला कैसे कर लिया है? तुम लोगों ने मुझसे छुपकर मुझसे पूछा तक नहीं। तुमने पापा ने सिर्फ इतना कहा कि मेरे भाई से भी बढ़कर दोस्त की बेटी है। मैंने कभी अपने भाइयों को इतनी मान्यता नहीं दी जितनी हमेशा ऋतिक को दी थी, लेकिन मैं यहाँ आकर थोड़ा खुद कर्ज हो गया था। मगर अब मुझे पता है कि मुझे क्या करना था, इसलिए मैंने वही किया जो इस समय करना बेहतर था। इसका पिता इस दुनिया से चला गया। रश्मिका भाभी को उनके मायके वाले अपने साथ ले गए। इस बच्ची की जिंदगी खराब हो जाती, इसलिए गांव वालों ने मिलकर यह फैसला किया कि मुझे ऋतिक के साथ अपनी दोस्ती को और गहरा कर लेना चाहिए। इसलिए मैंने इसको अपनी बहू बना लिया। मम्मी ने घूरकर मुझे देखा और कहा तो पापा ने कहा कि इसमें मोहित की भी मर्जी थी। मुझे लगा कि जैसे सबकी नज़रें मेरे चेहरे पर टिकी हुई हैं। मम्मी आगे बढ़ी और कहने लगी, क्या ये सच है कि तुमने इस लड़की से शादी कर ली? गांव वाली लड़की से इसकी माँ हमें गांव वाली कहा करती थी ना, तो फिर अपनी गांव की बेटी को तुम्हारे साथ कैसे विदा कर दिया? और तुम लोगों में कहाँ से इतनी समझदारी आ गई कि तुम इसे शादी करके यहाँ ले आए हो? मैं कुछ नहीं कह सका। रुचि ने हंसते हुए कहा, क्यों खामोश हो? अब तो सारी जिंदगी तुम्हें खामोशी रहना है। पापा ने सख्ती से कहा कि बस ये फैसला हो चुका है, इस घर की बहू है, इसे वही इज्जत मिलेंगे जो इस घर की बेटियों को दी जाती है। माँ को तो बहुत गुस्सा आ रहा था और वो अंदर चली गई। बाहर हॉल में हम सिर्फ 3 ही लोग रह गए थे। मैं पापा और अपने दरवाजे के साथ लगकर खड़ी हुई थी। पापा ने कहा कि बेटा, इसे अपने कमरे में ले जाओ। मेरे पैरों में जैसे वजन आ गया हो। मैंने अवनी की तरफ नहीं देखा, बस पीछे मुड़कर उसे अपने कमरे की तरफ बढ़ा दिया। वो पापा के पीछे पीछे चल पड़ी थी। खामोशी से कमरे में दाखिल होकर बेड पर बैठ गया था। अवनी दरवाजे के पास खड़ी रही। मैंने कोई बात नहीं की, कोई नज़र नहीं डाली। सिर्फ दिल में उलझन थी कि ये सब मेरी जिंदगी का हिस्सा कैसे बन गया। कुछ देर बाद पापा कमरे में आए। अवनी उनके पीछे खड़ी थी। उन्होंने कहा कि बेटा, मैंने तुमसे कहा था कि इसे खुद ले जाओ। उनके शब्दों में मायूसी थी। मैं खामोश रहा। पापा ने अवनी की तरफ इशारा की और कहा कि एक पत्नी है तुम्हारी, इसे इज्जत से रखो, लेकिन मैंने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया। पापा चले गए। अवनी वहीं दरवाजे के साथ खड़ी रही। मैंने मोबाइल उठाया। जैसे उसकी वजूद से मेरा कोई रिश्ता ना हो। कभी व्हाट्सएप, कभी इंस्टाग्राम, बस उंगलियां चलती रहीं और दिमाग खाली रहा। अपने धीरे से सोफे पर आई, मेरे करीब हुई, मगर बैठने से पहले मेरी तरफ देखा। मैंने एक नज़र उसकी तरफ देखा और नरमी नहीं दिखाई। वो धीरे से बैठ गई। दरवाजे पर दस्तक हुई तो रुचि अंदर आई और अवनी को देखते ही उसने चेहरा फेर लिया। उसने कहा, भैया, आपको मम्मी बुला रही है। मैं उठा, अवनी की तरफ पलटे बिना बाहर निकल गया। माँ के कमरे में अंधेरा था। वो रो रही थी। मुझे देखते ही अपने पास बुलाया, बैठो। मैं करीब गया। उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर अपने सर पर रख दिया और कहने लगी कि वादा करो, इस लड़की को तुम कभी भी पत्नी एक्सेप्ट नहीं करोगे। मैंने चौंक कर उनकी तरफ देखा और कहा कि मम्मी, ये क्या बात हुई? मेरी शादी हो चुकी है। उन्होंने कहा कि बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम पर हक रखती हूँ। वो लड़की हमारे मेल की नहीं है, वो तुम्हारे लायक नहीं है। वादा करो तुम उसे सिर्फ एक जिम्मेदारी समझोगे, हकदार नहीं। मैंने उनकी आंखों में वो दर्द देखा था जो हमेशा मेरे लिए कुर्बानी देती रही थी। जुबान पर आया, ठीक है, मैं वादा करता हूँ। मैं वापस कमरे में आ गया था। अब मैं इसी कंडीशन में बैठी हुई थी। मैंने एक नज़र उस पर डाली, फिर लाइट बंद कर दी और बेड पर लेट गया। वो हरकत भी ना कर सकी। मेरे अंदर एक शोर था जो ये कह रहा था कि ये बोझ अभी उतरा नहीं है। एक तरफ मैं था और दूसरी तरफ ये लड़की जिसे दुनिया मेरी पत्नी कहती थी, मगर मेरे दिल में इसके लिए ना कोई जगह थी, ना कोई जज्बात थे। सुबह आंख खुली तो वो अभी भी इसी सोफे पर बैठी हुई थी। आंखें बंद थीं, लेकिन चेहरे पर नींद का कोई असर नहीं था। मैं तैयार होकर ऑफिस चला गया। बिना कुछ कहे ऑफिस के दिन गुजरना और सुकून लगने लगा था। कम से कम वहां अवनी की मौजूदगी का बोझ नहीं होता था।
शाम को घर लौटा तो हॉल में बहनें बैठी हुई थीं। अवनी कहीं नजर नहीं आ रही थीं। मैं सीधा कमरे में गया तो देखा वो कमरे में बैठी प्रार्थना कर रही थी। मैंने कुछ नहीं कहा, अलमारी से अपने कपड़े निकाले और बाथरूम में चला गया। रात को खाने के टेबल पर मम्मी ने कहा कि अवनी ने कुछ नहीं खाया है, कह रही है कि सर में दर्द हो रहा है, दवाई दे दो। रुचि कहने लगी, हमारे साथ बैठकर खाने की हिम्मत नहीं है। उसकी मम्मी ने कहा, ले जाओ ना अपनी पत्नी को डॉक्टर के पास। मैंने सख्त शब्दों में कहा, मेरा सिर्फ नाम है, कोई रिश्ता नहीं, और खाना छोड़कर उठ गया था। कमरे में आया तो वो अभी भी वहीं बैठी हुई थी। मैंने लाइट बंद कर दी और बैठ के दूसरे किनारे पर लेट गया। कुछ दिन इसी तरह से गुजर गए। एक सुबह मम्मी ने मुझे बुलाया और कहने लगी कि तुम ऑफिस जाते हो, बहनें अपने कामों में लगी रहती हैं और वो अपनी सारा दिन खामोश कमरे में बैठी रहती है। क्या यही जिंदगी है? उसकी मैंने कहा, तो आप ही उससे बात कर लिया करो। मम्मी कहने लगी कि तुम्हारे कहने पर कुछ करती तो बात बनती ना। मैं खामोश रहा। मम्मी की जिद बढ़ती जा रही थी कि मैं अपनी से कम बात किया करूं। उसी शाम घर आया तो देखा अवनी आंगन में कपड़े धो रही थी। हाथ साबुन से भरे हुए थे, चेहरे पर पसीना था। मैं कुछ देर वहीं खड़ा रहा। वो मेरी तरफ नहीं देख रही थी। फिर मम्मी की आवाज़ आई, कितनी बार कहा है नौकरानी नहीं बनना, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कमरे में आ गया। कुछ देर गुजरी होगी। दरवाजे पर दस्तक हुई। अवनी खड़ी थी। उसने कहा कि सर में बहुत दर्द हो रहा है, अगर दवाई ला दो, तो मैंने बीच में ही उसकी बात काट दी थी। मैंने कहा, पापा से कहो, वो ले आएंगे। घर आ गए हैं ना? वो खामोशी से वापस चली गई। कुछ देर के बाद पापा ही दवाई ले आए थे। पापा ने कहा कि तुम दोनों में ऐसा नहीं चल सकता। ये रिश्ता निभाने का मतलब सिर्फ शादी नहीं होता। मैंने उनकी बात सुनी मगर कुछ नहीं कहा। एक दिन मैं ऑफिस से आ रहा था तो गेट के पास दो औरतें खड़ी हुई थीं। मोहल्ले की आंटियां मुझे देखकर रुकी और कहने लगी कि सुना है बहू आई है, मगर नज़र तो आती नहीं है। मैंने उनको नमस्ते करके बात टाल दी थी। सुबह कमरे में रोशनी फैल चुकी थी मगर अपनी बिस्तर से उठ चुकी थी। मैंने पलट कर देखा, वो अलमारी के पास खड़ी थी, अपने कपड़ों को फोल्ड कर रही थी। मैं खामोशी से उठा, वॉशरूम की तरफ गया और दरवाज़ा बंद करने से पहले एक नज़र पड़ी। वो बालों में कंघी कर रही थी। ऐसे ही मेरी नज़र पड़ी। एक झटके से उसने अपना दुपट्टा पहन लिया। मैंने फौरन नज़र हटा ली, लेकिन इस लम्हे उसका वजूद मेरी आंखों में ठहर गया था। उसके काले बाल कंधे में बादलों के जैसे थे। मैंने सर झटक दिया। खुद को समझाया कि यह गलत है। कुछ दिन किसी तरह से गुजर गए। हम दोनों कमरे में मौजूद होते, लेकिन जैसे अलग दुनिया में रहते हों। मैं अक्सर ऑफिस से लौटकर मोबाइल लेकर बैठ जाता था। अपनी सोफे पर चादर लपेटकर खामोशी से लेट जाती थी, लेकिन फिर छोटी छोटी चीज़ें बदलने लगीं। एक दिन कमरे में आया तो अपनी पुरानी किताबों को ज़मीन पर बैठकर अलमारी में लगा रही थी। मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन देखा कि वो मेरी पसंद की किताब को साफ हाथों से उठाकर सावधानी से रख रही थी। फिर एक और दिन मेरी शर्ट गलत हैंगर पर टंगी हुई थी। मैंने झुंझलाकर कहा कि ये शर्ट उल्टी किसने लटकाई है? कुछ लम्हे के बाद अपने धीरे से कहने लगी कि मैंने रखी थी, ध्यान नहीं गया, सॉरी। उसके शब्द सीधा मेरे दिल पर जाकर लगे थे। एक शाम घर वापसी पर दरवाज़ा खुला तो अपने कमरे में नहीं थी। आंगन से आवाज़ आ रही थी। मैं धीरे से बाहर निकला। वो सब्जी काट रही थी। चेहरे पर पसीने की बूंदें थीं। मम्मी और बहनें भी कहीं दिखाई नहीं दे रही थीं। मैं वापस आया, लेकिन एक अजब सा एहसास साथ आया। वहीं लड़की जिसे मैं नज़रअंदाज करता रहा, अब हर हरकत में नजर आने लगी थी। एक रात देर से घर आया। कमरे में लाइट बंद थी। सिर्फ खिड़की से आई हुई धीमी रोशनी में बिस्तर का एक कोना दिखाई दे रहा था। वो चादर में लिपटी हुई थी। मैंने धीरे से दरवाज़ा बंद कर दिया और बेड के किनारे पर बैठ गया। कुछ देर बाद वो हिली। शायद उसकी आंख खुल गई थी। मैंने धीमे से पूछा, क्या जाग रही हो? वह खामोश रही। फिर हल्की सी आवाज़ में कहने लगी कि जी। मैंने कहा, तुम हर समय चादर में क्यों लेटी रह? वो धीरे से कहने लगी कि मैं नहीं चाहती कि आपको तकलीफ हो। मैंने कहा, तकलीफ? उसने कहा कि हाँ, मैं वो नहीं जो आप चाहते थे, इसलिए अपनी हद में रहती हूँ। मैं उसके जवाब पर हैरान रह गया था। उसकी बात सुनकर शायद पहली बार लगा कि वो मुझे तकलीफ नहीं दे रही, बल्कि खुद को बचा रही है। अगली सुबह जब मैं नहाकर निकला तो वो कमरे में मौजूद थी। अचानक मेरी मौजूदगी पर चौंक गई।
और तेजी से चादर को अपने शरीर पर लपेटने लगी। उसके चेहरे पर घबराहट थी। मेरी नज़रें उसी लम्हे कुछ न समझ पाईं। मैं आगे बढ़ा और कहा कि रुको, चादर छोड़ो। बस एक बार मैंने कुछ आगे बढ़कर चादर खींच ली। उसने रिक्वेस्ट की, मगर हाथ थम गए। मैं उसे देखता रहा, जैसे पहली बार वही अवनी, मगर अब पूरी मैं अपना वादा बोल चुका था। अगली सुबह अवनी गहरी नींद में थी। शायद पहली बार वो सुकून से सोई थी। मैं उठ चुका था, मगर बेड पर ही लेटा रहा। सर तकिए पर था, मगर आंखें छत पर थीं। हैरानी की बात यह थी कि मेरे अंदर किसी तरह की बेचैनी नहीं थी। मैंने मम्मी से जो वादा किया था वो अब सिर्फ एक याद थी। मेरे अंदर कोई पछतावा नहीं था, कोई शर्मिंदगी नहीं थी, बस एक खामोशी थी। कुछ चीज़ें जैसे वक्त के साथ खुद ब खुद बदल जाती है, बिना इरादे के। मगर ठीक समय पर अवनी के हरकत पर मैंने पलट कर देखा। वो जाग गई थी और फौरन चादर खींचकर लपेट ली। उसका चेहरा झुका हुआ था, आंखों में शर्मिंदगी थी। मैंने कुछ नहीं कहा। चाय का कप उसके हाथ में आया और दोबारा से खामोशी छा गई जो कई महीने पहले से मौजूद थी। कुछ दिन और इसी तरह से गुजर गए। वह मेरी साइड टेबल पर मेरी दवाई रख देती थी, मेरे कपड़े स्थिर करके हैंगर पर टांग देती थी और दरवाज़ा खोलकर मेरे ऑफिस से लौटने का इंतज़ार करती थी। हर काम बहुत सावधानी के साथ किया करती थी, मगर अब हम दोनों के बीच में दूर ही नहीं, एक अपनापन सा था। एक रात में देर से घर आया। बारिश हो रही थी। कपड़े बदलते हुए नज़र अवनी पर पड़ी, जो कमरे की कुर्सी पर बैठी हुई सिलाई कर रही थी। चेहरे पर मामूली सी मुस्कुराहट थी। सिलाई पूरी होने की खुशी थी या कुछ और, मैं जानने की कोशिश नहीं कर सका। मैंने कहा कि अच्छा, क्या सिल रही हो? उसने कहा कि आपकी शर्ट का एक बटन टूटा हुआ था। मैंने शर्ट की तरफ देखा। सच में एक बटन गायब था। उसने कहा कि आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं इसे ठीक कर देती, लेकिन अब ठीक हो गया। उसकी बातें मेरे दिल में उतर गई थीं। मैंने उस दिन पहली बार जानबूझकर उसके करीब बैठने का फैसला किया था। शर्ट हाथ से ली और बटन को गौर से देखा। मैंने कहा, ठीक से सिला है ना? वो मुस्कुराने लगी। धीरे धीरे हम दोनों की जिंदगी में वो खामोशी जो कभी दीवार थी, अब बातों का जरिया बन गई थी। एक ऐसी बातचीत जो शब्दों के बिना थी। अवनी के अंदर कोई फरमाइश नहीं थी, वो बस मौजूद थी। कमरे की दीवारों में जैसे हवा बदल गई थी, रोशनी नरम लगने लगी थी। मैं अब ज्यादा समय घर पर ही गुजारता था। मम्मी मेरे इस बदलाव को ध्यान से देख रही थीं। एक दिन मेघा ने ताना देते हुए अंदाज में कहा कि अब तो भैया हमेशा वक्त पर आ जाते हैं। पत्नी अगर अच्छी सेवा करे तो भला पति तो जल्दी घर आएगा ही। मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन देखा कि अवनी का चेहरा एकदम मुरझा गया था। उसने अपनी नजरें झुका ली थीं और चुपचाप किचन की तरफ चली गई। मैं पीछे पीछे गया। दरवाजे के पास खड़ा होकर कहने लगा, तुम उनकी बातों को दिल पर क्यों लेती हो? उसने कहा, क्योंकि कुछ सच भी होती है और कुछ बर्दाश्त से बाहर। मैंने धीरे से कहा कि तुम्हें बर्दाश्त करने की जरूरत है। मैं हूं ना? उसने पहली बार मुझे चौंक कर देखा था, जैसे ये शब्द सुनने की उम्मीद उसे कभी ना हो। मैंने महसूस किया कि अपनी बहुत कमजोर हो रही है। चेहरे पर थकन और आंखों के नीचे काले घिरे। मम्मी ने पूछा, क्या बात है इस लड़की की? तबीयत ठीक नहीं लग रही। मैंने कहा, पता नहीं, शायद काम ज्यादा कर रही है। उसी शाम मैं ऑफिस से आया तो पापा ने बताया कि बेटा अवनी की तबीयत ठीक नहीं है। रुचि उसे डॉक्टर के पास ले गई थी। दिल में एक झटका सा लगा। मैं फौरन कमरे में गया। अवनी बिस्तर पर लेटी हुई थी। कंबल ओढ़कर आंखें बंद करके मैं कुर्सी पर बैठ गया। रुचि अंदर आई और कहने लगी कि बधाई हो भैया, आप पापा बनने वाले हो। मेरे हाथ की उंगलियां हवा में रुक गई, जैसे किसी ने अचानक वक्त रोक दिया हो। अवनी ने धीरे से चादर में अपना चेहरा छुपा लिया। मैंने धीरे से कहा कि अवनी, सच क्या है? दरवाजे पर मम्मी खड़ी थीं। उन्होंने सुना और उसी समय कमरे में आ गई। क्या कहा तुमने? ये सच है? मैं खामोश खड़ा रहा। उन्होंने कहा कि मैंने तुमसे वादा लिया था। मोहित, उनकी आवाज कांप रही थी। उन्होंने कहा कि तुमने मेरा वादा तोड़ दिया। मैंने उनकी तरफ देखा, कोई जवाब नहीं दिया। एक जोरदार थप्पड़ मेरे चेहरे पर पड़ा। कमरे में सन्नाटा छा गया। अवनी ने चादर के अंदर अपनी सिसकियों को दबा लिया। मैं हैरान खड़ा रह गया था, लेकिन आंखें झुकी हुई थीं। उसी लम्हे मुझे इस बात का यकीन था। मुझे अफसोस नहीं था। मम्मी के थप्पड़ के बाद घर में एक सन्नाटा सा छा गया था। मम्मी और बहनें मुझसे कम बात करने लगी थीं
और मैं दिन भर काम में उलझा रहता था। लेकिन दिमाग में एक छोटी सी तस्वीर हर वक्त घूमती रहती थी। अवनी के अंदर जो एक छोटा सा नन्हा वजूद धीरे धीरे हमारी जिंदगी का हिस्सा बनने जा रहा था, अब वो कम बोलती थी मगर पहले से ज्यादा ख्याल रखती थी। खुद पर भी मुझ पर भी उसने हर रोज कुछ नया महसूस करना शुरू कर दिया था। एक दिन मेरे सामने पेट पर हाथ रखते हुए कहने लगी, ये शाम के समय ज्यादा हरकत करता है, जैसे कि बाहर निकलना चाहता हो। मैंने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। जब उसकी आंखों में हल्की सी चमक थी जो पहले कभी नहीं देखी थी। मैंने हाथ आगे बढ़ाया। उसने धीरे से मुस्कुराकर सर हिलाया। ये लम्हा कुछ सेकंड का था, मगर ऐसा जैसे बरसों की दीवार गिर गई हो। मम्मी और बहनें भी खामोश रहती थी। मेघा और रुचि जब आती तो अवनी को नजरअंदाज करती थी। मम्मी कभी किचन में उसके पीछे खड़ी होकर सिर्फ इतना कहती कि जो कुछ तुमने छीन लिया है वो कभी तुम्हारा नहीं हो सकता। अपनी जवाब नहीं देती थी, बस खामोशी से काम करती, फिर अपने कमरे में वापस चली जाती थी। मगर उसकी खामोशी अब कमजोर नहीं, मजबूत लगती थी। पापा ने उन दिनों कुछ ज्यादा खामोश रहना शुरू कर दिया था। खाने की टेबल पर वो अक्सर गुमसुम बैठे रहते थे। एक दिन शाम को मैं उनके कमरे में गया तो वो बिस्तर पर लेटे हुए थे, चेहरे पर थकन और आंखों में आंसू थे। मैंने कहा कि पापा सब ठीक है। उन्होंने धीरे से कहा कि थकान है और कुछ यादें हैं जो शरीर से अलग नहीं होती। मैंने उनका हाथ थाम कर कहा कि डॉक्टर को दिखाएंगे, कल आपको लेकर चलूंगा। अगले दिन अस्पताल लेकर गया। रिपोर्ट्स ने कुछ अच्छा नहीं बताया। डॉक्टर ने नरम शब्दों में कहा कि दिल कमजोर है, सावधानी की जरूरत है और तनाव से बचाना होगा। घर वापस आकर मम्मी को बताया तो वो कुछ देर के लिए खामोश रहीं। फिर बस इतना कहा कि ये सब उसी दिन का नतीजा है जब तुम अवनी को लेकर आए थे। मैंने कुछ नहीं कहा। कुछ दिन गुजर गए। एक दिन शाम के समय अपनी सीढ़ियों से नीचे आते हुए लड़खड़ा गई। चीख की आवाज सुनाई दी। मैं भागता हुआ नीचे पहुंचा तो वो जमीन पर लेटी हुई थी। हाथ पेड़ पर रखा हुआ था, चेहरा पीला और आंखों में दर्द की परछाइयां थीं। मैंने चीख कर कहा, गाड़ी निकालो, फौरन अस्पताल जाना है। पापा और रुचि साथ आए। अस्पताल पहुंची तो नर्स ने फौरन इमरजेंसी में दाखिल किया। मैं बाहर बैठा बेबसी से दरवाजे को घूरता रहा। फिर डॉक्टर बाहर आया। चेहरा सीरियस था और कहा कि हम बच्चा नहीं बचा सके, हमें अफसोस है। ये सुनकर मेरे होश उड़ गए। मैं कुर्सी पर गिर गया। आंखों में आंसू छुपाने की कोशिश बिना की अवनी को कमरे में शिफ्ट कर दिया गया था। मैं अंदर गया। वो खामोशी से लेटी हुई थी, आंखें बंद और होठों पर खामोशी थी। मैंने उसके हाथ पर हाथ रखा। उसने धीरे से आंखें खोलीं और कहने लगी कि हमारा बच्चा नहीं बच सका। ना आपको पता है, मैंने कोशिश की थी। इतना कहकर वो रोने लगी। मैंने मजबूती से उसका हाथ थाम लिया। इस हादसे के बाद मम्मी कुछ दिन तक तो खामोश रहीं। शायद एक लम्हे को ही सही, उन्हें भी एहसास हुआ था कि अवनी ने कुछ नहीं छीना था, सिर्फ सहना सीखा था। पापा की तबीयत तेजी से बिगड़ने लगी। वह अब ज्यादातर बिस्तर पर होते थे। अक्सर रात को खांसने की आवाज आया करती थी। मैं उनके पास जाकर बैठ जाता था, पानी देता था, उनकी पीठ सहलाता था। एक रात उन्होंने मुझे करीब बुलाया। कमरे में सिर्फ हल्की सी रोशनी थी। उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर कहा कि मोहित, मेरी एक बात मानोगे? मैंने कहा, जी। उन्होंने कहा कि अवनी को कभी मत छोड़ना। ये लड़की सिर्फ तुम्हारी पत्नी नहीं बल्कि मेरे दोस्त की बेटी है, जिसमें उसकी जान बसती थी। ये उसकी अमानत है। मैंने कहा, पापा, मैं आपसे वादा करता हूँ हमेशा अवनी के साथ रहूंगा। उन्होंने एक आह भरी और कहा कि शायद वक्त ने तुम्हें दिखा दिया कि वो क्या है, तुम्हारी असली ताकत, तुम्हारी असली हिम्मत। मैंने उनके हाथ को चूम लिया और कहा कि आप फिक्र मत करो, मैं अवनी के साथ हूँ। कुछ दिनों के बाद उनकी तबीयत इतनी बिगड़ गई कि अस्पताल ले जाना पड़ा, लेकिन रास्ते में ही उनकी सांसें थम गईं। मैंने उनका क्रियाकर्म किया। अवनी दरवाजे के पास खड़ी थी, उसकी आंखें सूजी हुई थीं। मैंने करीब जाकर कहा कि पापा चले गए, मगर जो वादा मैंने उनसे किया है मैं वो हमेशा याद रखूंगा। अवनी ने नजर उठाकर मेरी तरफ देखा। पहली बार उसकी आंखों में एक पूरा यकीन था। पापा के चले जाने के बाद घर में खामोशी सी छा गई थी, जो शब्दों से नहीं व्यवहारों से महसूस होती थी। पापा की मौजूदगी सबको बांध कर रखती थी। अब जब वह नहीं रहे थे तो मम्मी के चेहरे पर पुरानी जिद वापस आने लगी थी और बहनों की चुगलखोरियां फिर से शुरू हो गई थीं। एक शाम
मम्मी ने मुझे अपने कमरे में बुलाया। वह सोफे पर बैठी हुई थी, आंखों में वही सख्ती थी जो मैं बरसों से पहचानता आ रहा था। उन्होंने कहा कि तुम्हारे पिता नहीं रहे, तुम आजाद हो, जो जिम्मेदारी उनके कहने पर तुमने ली थी, अब उसे छोड़ दो। अवनी को इज्जत से उसके घर छोड़कर आ जाओ, हम कुछ नहीं कहेंगे। मैंने उनकी तरफ देखा, कुछ देर खामोश रहा, फिर कहने लगा कि मैंने अपने पापा से वादा किया है कि मैं हमेशा उसके साथ रहूंगा। उन्होंने कहा कि अब हर दिन इसी बोझ के साथ गुजारना होगा। मैंने कहा, ये बोझ नहीं है, अब समझ आ गया कि ये मेरी जिंदगी का सुकून है। वो खामोश हो गई, लेकिन उनकी खामोशी में शिकस्त नहीं थी, कोई प्लानिंग थी। रुचि और मेघा ने अपने अंदाज बदल लिए थे। अब वो अवनी के सामने मीठे शब्दों में बात करती थी, लेकिन अकेले में मेरे कान भरने लगी थी कि वो लड़की तुम्हें अपनी कैद में कर रही है। भैया, अब तो तुम्हारा दायरा वही कमरा है, दोस्तों से मेलजोल भी कम हो गया। ऐसा क्या है इसमें जो तुम इसके बिना एक दिन भी नहीं रह सकते? मैं हर बात पर खामोश रहता था, जैसे हर सवाल का जवाब सिर्फ खामोशी है। अवनी के साथ रहना मुझे अच्छा लगता था। वो बदलने लगी थी। वो अब मम्मी के लिए खाने में उनकी पसंद के खाने बनाया करती थी, मेघा को कपड़ों की सिलाई में मदद किया करती थी। ये सब कुछ न जाने क्यों मुझे प्लानिंग लगता था, मगर धीरे धीरे ये सब मामूली बन गया था। कुछ हफ्तों के बाद मेघा का रिश्ता तय हुआ। परिवार काफी खुश था, मेहमान आना जाना शुरू करने लगे थे। अवनी अभी भी कामों में आगे आगे रहती थी। मम्मी ने जब उसे मेहमानों के सामने चाय सर्व करते देखा तो हैरानी से सिर्फ इतना कहा कि ये तो तुमसे भी बेहतर तौर तरीके निकाल गई। मेघा, इतने काम तो तुमसे भी नहीं आते। मेघा ने कहा, आप हार मान रही हैं? मम्मी ने हंसते हुए कहा कि कभी कभी जंग जीतने से बेहतर होता है कि इज्जत से खत्म की जाए। मेघा की शादी धूमधाम से हुई थी। अवनी ने सारे इंतजाम में खुशी खुशी हिस्सा लिया था। कपड़ों की तैयारी से लेकर मेहमानों की खातिरदारी तक वो हर जगह मौजूद थी, जैसे कि उसकी अपनी बहन की शादी हो। उसी दौरान रुचि के लिए भी रिश्ते आने लगे थे। एक जगह उसके रिश्ते की बात चल पड़ी थी। मम्मी ने खुशी खुशी हाँ कर दी थी। घर में खुशी का माहौल वापस आने लगा था। एक दिन मम्मी किचन में बैठी थीं, अपनी सूट लेकर आईं। मम्मी ने चेक करके कहा कि बिल्कुल वैसा ही बनाया है जैसा मेरे बीमार होने पर मेरी सास बनाया करती थी। अवनी ने नजरें झुका लीं। उसने कहा कि आपको अच्छा लगा, यही काफी है। मम्मी ने कुछ लम्हे उसे ध्यान से देखा, फिर कहा कि बेटा, अब तुम मुझे बुरी नहीं लगती। ये शब्द बहुत छोटे थे, मगर बरसों की दीवार एक पल में गिर गई थी। कुछ ही देर के बाद मैं घर आया तो मम्मी ने कहा कि मोहित, तुम ठीक कहते थे, हर रिश्ता वक्त मांगता है और ये रिश्ता मुझे गलत नहीं लगता। मैंने अवनी की तरफ देखा जो किचन में बर्तन धो रही थी। चेहरा पसीने से भीगा हुआ था और होठों पर एक मुस्कुराहट थी। शायद वह सब सुन चुकी थी, जैसा सिर्फ महसूस कर रही थी। रुचि की शादी के बाद घर में सिर्फ अवनी और मम्मी ही रह गई थीं, मगर अब ये घर खाली नहीं लगता था। मैंने एक दिन अवनी से पूछा कि तुमने कभी सोचा था कि सब तुम्हें मान लेंगे? उसने धीरे से कहा कि नहीं, लेकिन कभी उम्मीद नहीं छोड़ी थी। फिर मुझे एहसास हुआ कि जो लड़की कभी मेरी जिंदगी में मजबूरी बनकर आई थी, वो अब मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी जरूरत बन चुकी थी। सर्दियों की नरम धूप में वह अपनी आंगन में बैठी हुई थी, हाथ में ऊन और गोद में एक छोटा सा सफेद स्वेटर बुन रही थी। मैं ऑफिस से वापस आया तो दरवाजे के पास रुककर उसे कुछ देर देखता रहा। वो शायद मुझे महसूस कर चुकी थी, लेकिन पलटी नहीं। धूप उसके चेहरे पर पड़ रही थी और वह फल को झुकाकर लगातार नजरों से बुनाई कर रही थी। मैंने कदम आगे बढ़ाया और कहा, क्या बना रही हो? उसने पलटकर मेरी तरफ देखा, फिर धीरे से मुस्कुराई और कहने लगी, आपकी बेटी के लिए स्वेटर। बेटी के लिए ये शब्द उसके मुंह से निकले तो मेरे वजूद पर जैसे एक नरमी सी छा गई थी। वो अब सिर्फ अब नहीं रही थी, अब वो एक माँ बनने वाली थी। मैंने सोफे पर बैठते हुए कहा कि क्या लगता है, कैसी होगी? उसने कहा कि बिल्कुल आप जैसी होगी। मैं हंसने लगा और कहा कि तुम जैसी हो तो बेहतर है। उन दिनों हमारी जिंदगी में ठहराव आ चुका था, एक ऐसा सुकून जिसे हमने खुद बनाया था। माँ अक्सर दिन के समय अवनी के साथ बातें करती थीं, उसकी तबीयत के बारे में पूछती थीं और उसे टाइम से दवाई याद दिलाया करती थीं। मैं समझ रहा था कि शायद अब वो पूरी तरह से अवनी को स्वीकार कर चुकी हैं, लेकिन ये खामोश जंग
सिर्फ अंदाजे पर नहीं बल्कि सच्चाई पर निर्भर थी। एक दिन जब मैं ऑफिस से घर लौटा तो मम्मी दरवाजे पर थीं। उन्होंने कहा कि बेटा, मुझे तुमसे एक बात करनी है। मैंने कहा कि जी कहिए। उन्होंने कहा कि बेटा, अवनी तुमसे ज़रूर कुछ छुपा रही है। मैंने चौंक कर उनकी तरफ देखा और कहा कि क्या मतलब है। उन्होंने कहा कि बेटा, मैंने देखा था वो सुबह आंगन में आई थी, उसके हाथ में मोबाइल था, किसी से चुपके चुपके बात कर रही थी। जब मैं पास पहुंची तो फौरन किचन की तरफ भाग गई। मैंने कहा, मम्मी, वो इस समय प्रेग्नेंट है, उसे परेशान मत करिए। उन्होंने कहा कि बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ, कुछ गलत नहीं सोचती, मगर जिस पर भरोसा किया वो छुप छुप कर बातें कर रही है, ये तुम्हें ठीक लगता है? मैं खामोश रहा। दिल में एक अजीब सा शक उतर गया था। अगले दिन मैं ऑफिस से जल्दी घर वापस आया। अवनी कमरे में थी, मुझे देखकर चौंक गई। मैंने कहा, तुमने किसी को फोन किया था? आज मैंने डायरेक्ट उससे सवाल कर दिया था। उसने सर उठाया और उलझी हुई नजरों से मेरी तरफ देखा। उसने कहा कि हाँ, रुचि दीदी ने फोन किया था, उनकी तबीयत खराब थी। मैंने कहा, मम्मी ने तो बताया है कि तुम छुपकर किसी से बातें कर रही थी। इस बार वह खामोश रही, फिर धीरे से कहने लगी कि मैं छुपा नहीं रही थी। मम्मी के आने पर बस किचन में कुछ चूल्हे पर जल रहा था, भागकर चूल्हा बंद करने के लिए गई थी। उसके शब्द ठहरे हुए थे, लेकिन मेरे अंदर वह शक की लकीर साफ दिखाई देने लगी थी। मम्मी की बातें अब रोज मामूली सी बन गई थीं। कभी वो कहती थीं कि ये सारे दिन कमरे में रहती है, ऐसी चलाकर रखती है, हमें कुछ नहीं समझती, कहीं बाहर तो नहीं जाती। कभी बोलती थीं कि किसी से फ़ोन पर बातें करते करते हंसती है, ना जाने किससे कांटेक्ट में है। मैं हर बार सुनकर खामोश रहता था, मगर एक दिन मेरी बर्दाश्त खत्म हो गई थी। शाम को घर आते ही कमरे में दाखिल हुआ। अवनी बेड पर बैठी हुई थी, हाथ में मोबाइल था, किसी से बात कर रही थी। उसकी आवाज़ अचानक धीमी हो गई। उसने मुझे चौंक कर देखा और फ़ोन बंद कर दिया। कहने लगी कि रुचि दीदी का मैसेज था। मैंने कहा कि झूठ मत बोलो अवनी, तुम्हें किसी की इज्जत की फिक्र नहीं है। उसने होंठ खोले लेकिन कुछ बोली नहीं। मैंने कहा, मैंने तुम्हें अपने घर में जगह दी, मम्मी को मनाया, तुम्हें सबका हिस्सा बनाया, और तुम ये सब कुछ कर रही हो। अभी भी वो खामोश रही थी, न सफाई दे रही थी, न रिक्वेस्ट कर रही थी। मैंने कहा, बोलो, इतनी खामोश क्यों हो? वो धीरे से कहने लगी कि आपको जिस पर यकीन है आप वो मान लीजिए। मेरे शब्द अगर मतलब नहीं रखते तो मेरा खामोश रहना ही बेहतर है। मैं दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गया था। मम्मी बाहर बैठी हुई थी, मेघा घर आई हुई थी। मम्मी ने कहा कि क्या कहा उसने? मैंने कहा कुछ नहीं, बस खामोश रही। मेघा ने कहा कि मम्मी देखो कैसे छुपाती है ये सारी बातें। उस रात मैं बाहर आंगन में बैठा रहा, ठंडी हवा चल रही थी। अवनी की मुस्कुराहट जो दोपहर को दिखाई दी थी अब बार बार दिमाग में आ रही थी। मैं सोच रहा था कि क्या वो सिर्फ दिखावा था या मेरी गलतफहमी थी। जवाब मेरे पास नहीं था, लेकिन अवनी की खामोशी मेरे दिल को अंदर से खोखला कर रही थी। मैं कमरे में वापस आया। वह सो चुकी थी या शायद सो जाने का बहाना कर रही थी। मैंने उसकी तरफ देखा और पहली बार महसूस किया कि नरम चेहरे के पीछे साए हो सकते हैं, और जब शक का साया एक बार पड़ जाए तो रोशनी बहुत दूर चली जाती है। कई दिन गुजर चुके थे। अवनी की आंखों में खामोशी, चेहरे पर वही सुकून और व्यवहार में कोई फर्क नहीं आया था, लेकिन मेरे अंदर एक अंधेरी गली में लगातार सवाल गूंज रहे थे। मम्मी जो हर रोज एक नई बात सुनाया करती थी और मैं रोज नए शक की नज़र से उसे देखने लगा था। एक दिन शाम को ऑफिस से लौटते ही मम्मी ने दरवाजे पर मुझे रोक लिया और कहने लगी कि आज फिर दोपहर में बाहर गई थी। कह रही थी कि दवाई लेने जा रही हूँ, मगर मेरे भेजे हुए लड़के ने बताया वो किसी मेडिकल या डॉक्टर के पास नहीं गई। मैंने कोट उतारकर बैग फेंका और सीधा कमरे की तरफ बढ़ा। अवनी बेड के किनारे पर बैठी हुई थी। सामने खुली खिड़की से आती हुई हवा उसके चेहरे पर पड़ रही थी। मैंने सख्त शब्दों में कहा, कहाँ गई थी तुम आज? उसने सिर उठाकर मेरी तरफ देखा और कहने लगी कि पास के ही क्लिनिक तक गई थी, चेकअप के लिए, वही डॉक्टर जिसको पहली बार दिखाया था। मैंने कहा, लेकिन उस डॉक्टर की दुकान तो बंद थी। वह चौंकी नहीं, कहने लगी कि मैं अंदर गई थी, दरवाज़ा खुला हुआ था, शायद किसी ने बाहर से देखा होगा। मैंने कहा, तुम झूठ बोल रही हो। उसने कुछ कहना चाहा, मगर फिर मैंने उसकी आवाज़ बंद कर दी। मैंने कहा कि बस खामोश बैठी रहो, तुम कुछ छुपा रही हो।
अगर ये सब वैसा ही है जैसा मम्मी कहती हैं तो फिर सोचा होगा कि तुम्हें कब तक बर्दाश्त किया जा सकता है। वो दंग रह गई। उसने कोई शिकायत नहीं की, कोई सवाल नहीं किया। अगले कुछ दिन मैंने उससे ज्यादा बात नहीं की, सिर्फ जरूरत के शब्द, और वो भी नजर बचाकर कहे। बहनें जब घर में आती तो महफिल में जहर घोलकर जाया करती थीं। कहती थीं कि भैया आपकी पत्नी तो बड़ी ही चालाक निकली। मम्मी को नजरअंदाज करके मोहल्ले में अलग अलग पहचान बना रही है। आजकल तो हर समय मोबाइल पर मुस्कुराती रहती है। क्या शायद किसी पुरानी याद का चक्कर है? मैं खामोश रहता, मगर दिल में एक बोझ लगातार बैठ रहा था। एक दिन मामूली दिनों से हटकर मैं जल्दी घर आ गया था। गेट खोला तो घर में अजीब सी हंसी सुनाई दे रही थी। अंदर दाखिल हुआ, दरवाजा धीरे से बंद किया और लाउंज के करीब रुककर दाखिल हुआ। ऐसी चल रहा था। मम्मी और मेरी बहनों की आवाज आ रही थी। रुचि हंसते हुए कहने लगी कि कितना मजा आता है ना जब भैया उस पर शक करते हैं। मम्मी कहने लगी कि हाँ, तुम लोग मौका देखकर बातें छोड़ती रहो, बाकी मोहित का दिमाग तो हम संभाल लेंगे। ये मम्मी की आवाज थी। उन्होंने कहा, मोहित को यकीन हो गया है कि अवनी कुछ छुपा रही है। मेघा ने कहा कि हाँ, और जब तक शक बाकी है अवनी हमारे काबू में रहेंगी। मेरे कदम जैसे जमीन पर धंस कर रह गए थे। दिल जैसे सीने में धड़कना भूल गया हो। पलटने का मन नहीं कर रहा था और आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मैंने आगे सुना। वो लोग आपस में बातें कर रही थीं कि कल की कहानी में भी मजा आ गया। मेडिकल स्टोर बंद बताया था। हालांकि हम जानते थे कि वो कहीं गई ही नहीं थी। वो बेचारी तो बोलती भी नहीं है, बस सहती रहती है। मैं वापस दरवाजे की तरफ पलटा और लाउंज से होते हुए सीधा आंगन की तरफ गया जहां सब लोग बैठे हुए थे। मैं अपने कमरे में गया और अवनी से कहा, क्यों सह रही हो ये सब? उसने चौंक कर मुझे देखा। मैंने कहा, मेघा, रुचि, मम्मी सब मिलकर तुम्हें इल्जाम देती हैं। तुम सब जानती हो लेकिन खामोश रहती हो। उसने नजर चुराई, फिर धीरे से बोली, क्योंकि मैं अगर जवाब दूंगी तो शक बढ़ जाएगा, और अगर मैं चुप रहूंगी तो वह खुद गवाही दे देगा। मैंने कहा, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? उसने कहा कि मैं आपको दुख नहीं देना चाहती थी और ना ही आपका भरोसा तोड़ना चाहती थी। मैं वहीं खामोशी से बैठ गया। मुझे अफसोस हो रहा था कि मैं अपनी माँ और बहनों को सच मानता रहा और अपनी पत्नी के सच को नजरअंदाज करता रहा। मैंने कहा, मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी है। अवनी वो खामोश रही, मेरे पास बैठ गई। उसने खुद पहली बार मेरा हाथ थामा था, जिसमें कोई शिकायत नहीं थी। कई रातों तक मैं सुकून से सो नहीं सका था। एक दिन सुबह खुली तो अवनी मेरे बराबर में बैठी हुई थी। कमरे में खामोशी थी। बाहर निकला तो टेबल पर मम्मी और बहनें बैठी हुई थीं। मैं उन सबके बीच बैठ गया और कहने लगा कि बस अब बहुत हो चुका। सबने चौंक कर मेरी तरफ देखा। रुचि धीरे से हंसकर कहने लगी कि क्या हो चुका है भैया? मैंने कहा, तुम लोगों की बातें और साजिशें और झूठे इल्जाम। मैं सब कुछ सुन चुका हूँ, तुम लोगों की बातें जो तुम लोग कर रही थीं। मम्मी ने नजर चुराई। मेघा और रुचि एक दूसरे को खामोशी से देखने लगे। मैंने दोबारा कहा, तुम सबने मेरी पत्नी के खिलाफ मुझे भड़काया था। जो कुछ अवनी ने बर्दाश्त किया शायद किसी और के बस की बात नहीं होती। थोड़ी देर के बाद मम्मी ने कहा कि बेटा, हम बस तुम्हें बचाना चाहते थे। मैंने कहा, किससे बचाना चाहती थी आप? एक ऐसी लड़की जो आपकी सेवा में दिन रात एक कर देती है, जो आपकी हर गलत बात को खामोशी से बर्दाश्त कर देती है, जो आपके पैर दबाती है, आपकी बेटियों की सेवा करती है। मम्मी खामोश हो गई। रुचि कहने लगी कि हमें लगा भैया वो आपको अपने काबू में कर रही है। मैंने कहा, तो तुम सब ने मिलकर उसके कैरेक्टर पर सवाल उठाने शुरू कर दिए, उसकी इज्जत मेरी नज़रों में घटाने की कोशिश की। एक लम्हे के लिए सब कुछ खामोश हो गया। मैंने कहा, अब तुम सबको सामना करना होगा, अभी और इसी समय। अवनी किचन में नाश्ता बना रही थी। मैं गया और उसका हाथ पकड़कर बाहर लेकर आया। वो घबरा गई कि क्या हुआ? मैंने कहा कि बस खामोश रहो। मैंने सबकी तरफ देखा और कहने लगा कि जो कुछ कहती आई हो आज इसके सामने बोलो। मम्मी ने कुछ देर तक अवनी की तरफ देखा, फिर नज़र झुकाकर कहने लगी कि बेटी मुझे माफ़ कर दो, मैं गलत थी। मैं चाहती थी कि तुम्हारी माँ की बेइज्जती का बदला मैं तुमसे लूँ, तुम्हें कभी इस घर में टिकने ना दूँ। तुमने कभी कोई शिकायत नहीं की, फिर भी मैं हर दिन तुम्हें इस घर से निकालने के रास्ते ढूंढने लगी।
रुचि और मेघा ने भी कहा कि हाँ भाभी, हमें माफ कर दो, हम भी मम्मी के साथ ही थे। अवनी खामोश खड़ी रही। मैंने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, अब अगर किसी ने मेरी पत्नी के बारे में कुछ कहा तो अच्छा नहीं होगा। आप लोग ये मत समझना कि मेरी पत्नी अकेली है, मैं हमेशा उसके साथ हूं। उसने मेरी तरफ हैरानी से देखा, उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, नहीं मोहित, मैं आपसे कोई शिकायत नहीं करती। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूं कि रिश्ते निभाने में वक्त लगता है, मगर निभाते निभाते सब्र आ ही जाता है। मम्मी धीरे धीरे अवनी के पास आई और उसे गले से लगा लिया। कहने लगी कि बेटी, मुझे माफ कर दो, देर हो गई है, मगर दिल से एक्सेप्ट करती हूं तुम्हें। तुम मेरी बहू नहीं बल्कि बेटी हो। मेघा और रुचि भी चलते हुए वहां पर आ गई थीं और उन दोनों ने अपनी भाभी को गले लगा लिया जैसे वो उसकी बहनें हों। कुछ समय के बाद मेरी पत्नी ने बेटी को जन्म दिया। बेटी के आ जाने से घर का माहौल बहुत खुशी भरा था। अब मेरी पत्नी, बहनों और मम्मी के बीच कोई झगड़ा नहीं है। सब लोग खुशी खुशी हर काम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं और एक दूसरे का खूब ख्याल रखती हैं। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।